हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और आप लोगों का एसएससी जेई 2024 का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो अब हम लोग उन बच्चों के लिए यहां पर बात करने वाले हैं जो एसएससी जेई 2025 को क्या कर रहे हैं, टारगेट करने वाले हैं। तो आज का जो डिस्कशन होगा हमारा वो इस बात पर होगा कि हम लोग किस प्रकार से एसएससी जेई 2025 को टारगेट कर सकते हैं। और स्पेशली यहां पर जो हम लोग बात करेंगे वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। तो इसीलिए आपको दिख भी रहा होगा कि आज का हमारा डिस्कशन क्या है कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स कैसे टारगेट करें एसएससी जेई को, और वो भी किसके लिए, तो 2025 के लिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ कॉमन चीजों पर बात करने की जरूरत है। उसमें सबसे पहली चीज होती है कि जिस एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ द एग्जाम क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ द एग्जाम होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यानी कि एसएससी जेई का पेपर जो होता है वो आपको सीबीटी टाइप का होता है। और इसमें सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दो पेपर होते हैं। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एसएससी जेई का जो पेपर होता है उसका नेचर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और ये दो पेपर होता है, फर्स्ट एंड टू। फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, टू को दे सकते हैं, टू के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और आपको इन दोनों को लेकर के आपको मेरिट लिस्ट बनता है, यानी कि इन दोनों के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की हम लोग बात करने वाले हैं उस एग्जामिनेशन का नेचर क्या होगा। तो ये बात हो गई। अगला है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको बताया जाए कि आपको दो पेपर होगा, पहला होगा सीबीटी 1, दूसरा होगा सीबीटी 2। ठीक है, सीबीटी 1 जो होगा इसमें आपको 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और आपको इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितने देर का होता है, 2 आवर्स का होता है। दूसरी चीज कि इस वाले एग्जाम में कैलकुलेटर नॉट अलाउड होता है, कैलकुलेटर नॉट अलाउड होता है। ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। वहीं अगर सीबीटी 2 की बात करें जो कि सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के बाद आता है, ये आपको 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें। यहां पर आपको 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं। यहां पर आपको 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के हैं, जबकि यहां पर 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के हैं। टाइम ड्यूरेशन इसका भी क्या है, 2 आवर्स का है। और दोनों ही एग्जाम में आपको निगेटिव मार्किंग होता है। और निगेटिव मार्किंग कितना होता है, तो 1/4 का। ठीक है, ये आपको निगेटिव मार्किंग होता है इस एग्जाम में। और ये दोनों एग्जाम जब आप पास कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी होता है, देन फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सीबीटी 1 में क्या होता है, सीबीटी 2 में क्या होता है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। वैसे फिलहाल के लिए बता दें, सीबीटी 2 आपको प्योर आपके ब्रांच से रिलेटेड टेक्निकल पेपर होता है, जबकि सीबीटी 1 को दो पार्ट में तोड़ा जाता है। 100 मार्क्स का टेक्निकल होता है और 100 मार्क्स में 50 मार्क्स रीजनिंग होता है और 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस होता है। ठीक है, जबकि एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के लिए बीटेक एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स दोनों ही अलाउड होते हैं। ठीक है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स जिस भी रिलेवेंट डिसिप्लिन की बात की जाए, ब्रांच की बात की जाए, उसमें आपका बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम एज एटलीस्ट 18 ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो आपको 18 ईयर्स की है। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह उसके अकॉर्डिंग है। एंड लास्ट फाइनली जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि जिस एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसमें क्या पूछा जाता है, क्या आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। तो देखिए, आपको यहां पर एग्जाम पैटर्न की हमने बहुत डिटेल में बात की है सीबीटी 1 की, कि देखो
CBT 1 जो है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBT 1 यानी पेपर 1। और इस CBT 1 में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको सब्जेक्ट्स को ध्यान से देखिए, 50 मार्क्स का आपका जनरल इंटेलिजेंस और क्या होता है, रीजनिंग होता है, जिसके क्वेश्चंस कितने होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं और यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 2 आवर्स का है। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि केवल ये 2 आवर्स का है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, ये 100 क्वेश्चंस हो गए। और रिलेवेंट पार्ट जो होता है यहां से आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, और ये सब मिला करके टोटल पेपर 200 का 2 आवर का होता है। जबकि अगर हम लोग CBT 2 की बात करें तो उसमें जिस भी रिलेवेंट डिसिप्लिन से आप आते हैं, जिस भी ब्रांच से आप आते हैं, उस ब्रांच का सीधे 100 क्वेश्चंस रहेगा, 300 मार्क्स के पेपर होंगे, दैट इज कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स का होगा, प्योर टेक्निकल होगा, और टाइम जो मिलेगा वो आपको 2 आवर्स का मिलेगा। तो आपको एग्जाम पैटर्न आपका पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार का होता है। देन इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस की अगर बात की जाए तो इसमें जनरल जो आप लोग 10th तक जो पढ़ते हैं, रीजनिंग टाइप के अरिथमेटिक क्वेश्चंस, नंबर सीरीज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सिंबल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारी चीजें इसमें आपको पूछी जाती हैं। ये पूरा का पूरा 50 मार्क्स का सिलेबस है। ये आपको कितने मार्क्स का सिलेबस है, 50 मार्क्स का सिलेबस है। एंड जनरल अवेयरनेस में जो भी करंट अफेयर्स है, या इकोनॉमिक्स है, या पॉलिटी है, या हिस्ट्री है, या साइंस है, इन सब से जो आपको होता है, यहां से भी आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका सिलेबस होता है किसका, जो 100 नंबर का नॉन टेक पार्ट होता है वो आपको उसका सिलेबस होता है। जबकि इसके बाद अगर टेक्निकल पार्ट की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल पार्ट में आपको पता ही है कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, वैल्यूएशन है, सर्वे है, सॉइल है, स्ट्रक्चर है, RCC है, ये पूरा का पूरा सिविल का है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखिएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सर्किट लॉ है, मैग्नेटिक सर्किट है, AC फाउंडेशन है, ये सारी चीजें क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस में आती हैं। वहीं अगर मैकेनिकल की हम लोग बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको थ्योरी ऑफ मशीन आता है, मशीन डिजाइन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये आपको क्या है डिजाइन पोर्शन है। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो पूरा का पूरा ये आपको थर्मल पोर्शन है, जो यहां से लेकर के यहां तक है, जिसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, IC इंजन है, पावर प्लांट है, हाइड्रोलिक मशीन्स है, ये सारी चीजें आपको इसी के अंदर आ जाती हैं। तो ये मैकेनिकल के स्टूडेंट्स का क्या है सिलेबस है। तो देखिए, ये 2 चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि रिक्वायरमेंट क्या होती है इस एग्जाम के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो मन में यही होता है कि सर चलिए ठीक है, एग्जाम के बारे में जान लिया, एग्जाम का पैटर्न जान लिया, एग्जाम का सिलेबस जान लिया हम लोगों ने, लेकिन हम लोग स्टार्ट कहां से करें। आखिर हमें SSC JEE 2025 को टारगेट करना है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास लगभग 1 साल का वक्त है। अभी से अगर कैलकुलेट किया जाए तो इस 1 साल में हम लोग ऐसा क्या करें कि SSC JEE 2025 को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना है। यानी कि आपके पास जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है कि इसके साथ साथ आपके पास प्रॉपर बुक होने चाहिए, नोट्स होनी चाहिए और गाइडेंस होनी चाहिए। तो बुक मतलब जिसमें से आप क्वेश्चन लगा सकें, नोट्स यानी हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक वाइज आपके पास एक प्रॉपर क्रिस्प नोट्स होना चाहिए ताकि आपको बार बार इधर उधर देखना ना पड़े। गाइडेंस बहुत जरूरी है, तो समय समय पर आपको गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस के लिए आपके सामने पूरी की पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम खड़ी है। और अगर किसी भी बच्चे को जो मैकेनिकल के हैं उसको अगर गाइडेंस की कोई भी जरूरत हो तो आप टेलीग्राम पे जा करके मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और यहां पर आप अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे मैकेनिकल के हैं उनको ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो पोर्शन है, जिस बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है कि सर बुक कैसे करें, नोट्स कैसे करें, गाइडेंस कैसे करें, तो आपके लिए इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम है। इलेक्ट्रिकल की एक
प्रॉपर टीम है, मैकेनिकल की एक प्रॉपर टीम है, सिविल की एक प्रॉपर टीम है और उसके रिस्पेक्टिव आपको गाइडेंस आपको मिलेगी। तो आप इंजीनियर्स वाले पे जाकर के अपने गाइडेंस की रिगार्डिंग देख सकते हैं। दूसरा, इसके बाद आ जाइए, चलिए बेसिक तो कर लिया, बुक भी कर लिया, फिर क्या चाहिए, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यानी कि आप जो भी पढ़ते हैं टॉपिक वाइज उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डीपीपी लगा सकते हो, उससे क्वेश्चंस लगा सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, ये सारा काम यहां करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गो थ्रू पीवाईक्यू, और हमेशा याद रखिएगा 3 to 5 टाइम्स जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, हमेशा उस एग्जाम को देने से पहले आपको एक बार पीवाईक्यू पर तो जाना ही है, लेकिन फाइनल आते आते लगभग 3 से 5 बार आपके पीवाईक्यू आपको सॉल्व कर लेने हैं। पीवाईक्यू कहीं ना कहीं आपको उस एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में क्या करता है, डिस्कस करता है, आपको एक आइडिया देता है। तो आपका एक अप्रोच बनता है कि इस एग्जाम को किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद देखिए सिटिंग हैबिट, प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक का मतलब क्या है, टेस्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट देने की जरूरत है। टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद आपको ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने की जरूरत है, देन फिर फाइनल फुल लेंथ टेस्ट देने की जरूरत है। ये सारी चीजें क्या है, आपके प्रिपरेशन के लिए मस्ट है, बिना इसके आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें चाहिए। सिटिंग हैबिट, यानी कि डेली आपके पास बैठने का एक प्लान होना चाहिए कि आपको डेली 5 to 6 आवर, 4 to 5 आवर क्या करना है, पढ़ना है, उसका आपको प्लान करना है। तो उसको आपको कैसे करना है, आपको उसको डिवाइड करके करना है। 3 घंटे का स्लॉट मॉर्निंग का करो, 3 घंटे का स्लॉट इवनिंग का करो या नाइट का करो, तो आपको 6 घंटा बहुत इजीली आप 24 घंटे में क्या कर सकते हो, डेडिकेटली पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। और माय डियर, अगर आप डेली 6 घंटा निकाल रहे हो ना, तो हर महीने में 180 घंटा होता है, ठीक है। और आपको 180 घंटा अगर 10 महीने तक भी हम लोग निकाल रहे हैं, 1800 आवर्स होता है। 1800 आवर बहुत होता है एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपरली, ठीक है। आप 700-800 घंटा अगर ढंग से पढ़ेंगे तो पूरा इंजीनियरिंग आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो 1800 आवर में आपको रिवाइज हो जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, उसके बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट मैंने सबसे लास्ट में इसलिए बोला, पहला काम होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनना तो चाहिए। तो क्वेश्चन बनने के लिए क्या है, कॉन्सेप्ट चाहिए, वो सारी चीजें आपने यहां से ले ली। तो जब आपसे क्वेश्चन बनने लग जाए, सब कुछ सही होने लग जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, स्पीड पर काम करते हैं। पहले एक्यूरेसी पर काम करना है, सही पर काम करना है, देन स्पीड बढ़ाना है। पता चला कि आप स्पीड में कर रहे हैं लेकिन गलत करते चले जा रहे हैं, तो आपका निगेटिव हो जाएगा, सिलेक्शन में दिक्कत होगी। तो सिलेक्शन अगर पाना है तो पहले एक्यूरेसी पर काम कीजिए, पहले करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, देन फिर धीरे 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 जब आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस ये सब लगातार करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका स्पीड भी बढ़ता चला जाएगा और उससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ कई लोग क्या करते हैं, लास्ट में एक चीज और करते ये हैं, शॉर्ट नोट्स, यानी कि हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ताकि उस सब्जेक्ट को जल्दी से रिवाइज करने में क्या हो, हम लोगों को आसानी हो। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, ये एक जनरल बात हो रही है। अब इसके बाद आते हैं कि देखिए यहां पर स्टूडेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो माय डियर, पहली बात तो याद रखो कि तुम जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उस एग्जाम में तुम्हारा कंपटीशन किनके साथ है। पहला कंपटीशन क्या है, देखो पहला वो स्टूडेंट्स होंगे जो पास आउट स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अब पास आउट स्टूडेंट्स में डिप्लोमा वाले भी हो सकते हैं, बीटेक वाले भी हो सकते हैं। तो पास आउट स्टूडेंट्स दो प्रकार के होंगे, डिप्लोमा एंड बीटेक। दूसरा जो होंगे, जो करंट ईयर के होंगे, करंट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है, करंट ईयर स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें भी आपको बीटेक वाले होंगे जो उसी साल का दे रहे हैं, और आपको डिप्लोमा वाले होंगे जो उसी साल का दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा वो होते हैं जो बस अपने दोस्तों को और सबको, भीड़ को देखते हुए क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं। तो आपको इनसे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जो जस्ट अ पार्ट ऑफ क्या है, भीड़ है, जो बस ऐसे ही फॉर्म भर दिए हैं बिना तैयारी के, ये वो स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन के साथ है, और ये वो स्टूडेंट है जो विदाउट प्रिपरेशन जा रहा है।
विदाउट प्रिपरेशन जा रहा है, ठीक है। तो जब कोई विदाउट प्रिपरेशन जा रहा है तो आपको इनसे कोई भी खतरा नहीं है, आपको इन पर ध्यान ही नहीं देना। आपका सारा कंपटीशन किस पर है? पास आउट पर और इन पर। अब ये देखो, जो बच्चा पास आउट है, अब उसमें भी क्या है, सिंसियर हो सकता है या फिर कैजुअल हो सकता है। तो जो बच्चा सिंसियर है वो सिलेबस भी कर चुका है, वो रिवीजन ही करेगा। तो आपको उनसे ज्यादा करने के लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर किसी भी एग्जाम को निकालना है, जितना हो सके उस एग्जाम के क्वेश्चंस को लगाइए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, तो आई होप कि आपका एग्जाम वहां पर क्रैक हो जाएगा। तो किसी भी चीज को तय करने का बस एक ही मूल मंत्र है, वो है मेहनत। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप क्या करेंगे? अपने पीछे स्टूडेंट्स को छोड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एसएससी जेईई 2024 को क्या कर सकते हैं? प्रॉपरली टारगेट कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों को गाइडेंस या किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो आप लोगों के लिए इंजीनियर्स वाला की टीम, डेडिकेटेड टीम पूरा का पूरा आपके सामने है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी बैच चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर जा करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि हमने एसएससी जेईई 2025 के रिगार्डिंग आपको क्रैक करने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है उन सब का डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।